कियू चांग के बोलने से पहले ही उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और जियांग यांग को ऊपर से नीचे तक देखती रही। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह जियांग यांग के शरीर में मौजूद खामियों को नहीं देख पा रही थी। मेरे हाथ में जो चाकू है उसका इस्तेमाल सिर्फ ज़ॉम्बीज के खिलाफ ही किया जा सकता है, या जियांग यांग में कोई खामी ही नहीं है। कियू चांग की जियांग यांग के बारे में यही धारणा है कि जब जियांग यांग ने पहले उसका पीछा किया था तब वह लिनजियांग विश्वविद्यालय का एक प्रसिद्ध धनी और युवा व्यक्ति था। स्वाभाविक रूप से कियू चांग का परिवार आर्थिक रूप से जियांग यांग के परिवार की तुलना में कमजोर है, लेकिन कियू के परिवार की पृष्ठभूमि और इतिहास कहीं अधिक मजबूत है। जियांग परिवार का लंबा इतिहास है। कियू परिवार को केवल विरासत की चिंता है, धन और प्रतिष्ठा की नहीं। क्या आपने इसे पहले मिस किया था? कियू चांग मन ही मन कुछ बुदबुद आने से खुद को रोक नहीं पाई। शायद इसलिए कि मैं सुंदर हूँ। कियू दाक्सियाओ, क्या तुमने मुझे काफी देख लिया है? जियांग यांग ने लापरवाही से जवाब दिया। दूसरा पक्ष उसे देख रहा है और वह भी इस स्कूली छात्रा के चेहरे को बड़ी सावधानी से देख सकता है, जिसे पारस्परिक प्रतिवाद कहा जाता है। बिल्कुल, यह वही था जिसका वर्णन उपन्यास में किया गया था। कोई खामी नहीं। जियांग यांग वास्तव में जानती थी कि दूसरा पक्ष किस चीज को देख रहा है और कियू चांग की निगाहें लगातार उसके शरीर पर घूम रही थी। शायद कोई खामी ढूंढ रही थी, लेकिन क्या उसे दूसरे पक्ष को इस तरह देखते हुए वह खामी नहीं मिली? वह काफी आकर्षक है, लेकिन मेरा एक सवाल है, चूंकि यंग मास्टर जियांग बुरे नहीं है, तो आपने उस समय मुझे चुनौती क्यों नहीं दी? कियू चांग को समझ नहीं आ रहा था कि जियांग यांग ने उस ज़ॉम्बी को हवा में कैसे उछाल दिया। वह तो दूसरे पक्ष की हरकतों को भी ठीक से नहीं देख पा रही थी, इतना शक्तिशाली। तो उसने अपनी निगाहें जियांग यांग के हाथ में पकड़े लंबे काले चाकू पर टिका दी। क्या ऐसा हो सकता है कि दूसरे पक्ष का चाकू भी उसके अपने चाकू जैसा ही हो? कियू चांग जैसी महिला का आकलन सामान्य ज्ञान के आधार पर नहीं किया जा सकता। जब उसने आपकी खूबसूरती की तारीफ की तो उसका मकसद सिर्फ आपकी प्रशंसा करना नहीं था, न ही उसे आप में दिलचस्पी थी, बल्कि वह एक तथ्य बताना चाहती थी। यह सोचकर जियांग यांग अवाक और चुप हो गया। कियू चांग के सामने दिखावट का कोई महत्व नहीं है, सही इलाज ही एकमात्र उपाय है। यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि कियू दाक्सियाओ ने पहल करके मुझसे इतनी बातें की। जब जियांग यांग ने कियू चांग की आंखों को देखा तो वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। यह महिला अब खुद में दिलचस्पी लेने लगी है। मूल मालिक की यादों में कियू चांग हमेशा उदासीन और रुचिहीन दिखाई देता था, चाहे वह कहीं भी जाए। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतने के बावजूद भी उसे ज्यादा खुशी नहीं मिली, और यह कहा जा सकता है कि माहौल शांत था, क्योंकि उनके लिए यह कोई सम्मान की बात नहीं, बल्कि एक सामान्य दैनिक गतिविधि है। दूसरी पार्टी के भविष्य में महाशक्ति बनने का एक कारण है। मार्शल आर्ट के मामले में उसकी आकांक्षा कुछ ऐसी है जो आम लोगों में नहीं होती। बात बस इतनी सी है कि इस तरह के चरित्र को शायद दूसरे लोग पसंद न करें, और समझने के बाद भी वे यही सोचेंगे कि यह एक अजीब महिला है। ऐसी स्थिति में मुझे, जियांग यांग को, इस अकेली आत्मा को सुकून देने दीजिए। मैंने जो पहले कहा था वह अब भी सही है। अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो तुम्हारे साथ संबंध बनाना या तुम्हें जन्म देना भी नामुमकिन नहीं है। नहीं, अगर तुम मुझे हरा सकते हो तो मैं तुम्हें जन्म देना ही चुनूंगी, बेटे। इस तरह हम कियू परिवार की विरासत सुनिश्चित कर सकते हैं। कैसा रहेगा? क्या तुम लड़ाई शुरू करना चाहते हो? जब कियू चांग ने यह कहा तो उसकी आंखें उत्साह से जियांग यांग को सिर से पैर तक देखने लगी। यह महिला वाकई अजीब है, लेकिन वह समझ सकता है। जियांग यांग को कोई जल्दी नहीं थी। उसे कियू चांग का दिल चाहिए था, उसका शरीर नहीं। जब तक किसी महिला में जिज्ञासा और उत्सुकता बनी रहती है, तब तक उनके बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित होने में केवल समय की आवश्यकता होती है। आप अभी बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर रहे हैं और आप अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में नहीं हैं। अगर मैं आपको हरा देता हूं तो इसका कोई मतलब नहीं है। जियांग यांग ने सिर हिलाया, जुड़वा शैतानों के शव के पास गया और उसके कीमती हिस्सों को खोदकर निकालने लगा। ली शुन और झांग याओ भी मदद करने के लिए आ गए। इस ऑपरेशन को देखकर कियू चांग ने भौहें चढ़ा ली। पहले तो वह जियांग यांग के सही रवैये से असंतुष्ट थी और उसने उसकी चुनौती को अस्वीकार कर दिया। हालांकि जियांग यांग के व्यवहार ने उसे काफी उत्सुक भी कर दिया। आम महिलाओं के विपरीत इस तरह के खूनी दृश्य से कियू चांग बिल्कुल भी नहीं डरी, बल्कि उसने जियांग यांग के समूह की हर हरकत को ध्यान से देखा और पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? यह जुड़वा शैतान बहुत कीमती है। जियांग यांग की नजर में यह जुड़वा दानव खजानों से भरा हुआ है। इसकी 4 भुजाएं और शरीर पर मौजूद शल्क हथियार बनाने की सामग्री के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इसके दोनों सिरों में एक जादुई क्रिस्टल है। वैसे भी सिस्टम स्पेस भरा हुआ नहीं है, और अगर यह खाली है तो यह खाली ही है। जियांग यांग के व्यवहार की तुलना में कियू चांग को इस बात में अधिक दिलचस्पी थी कि जियांग यांग ने कटा हुआ सामान पकड़ा और गायब हो गया। उसकी आंखें जिज्ञासा से चौड़ी हो गई और उसने पूछा, आपने जो चीजें काट दी वे कहाँ गई? कियू चांग ने पहल करते हुए जियांग यांग के बगल में बैठकर खून से लथपथ चीजों को दूसरे के हाथों से गायब होते हुए देखा। गुप्त। जियांग यांग ने हाथ हिलाकर ली शुन और झांग याओ को इशारा किया कि मैं उनके साथ हूं, और उनसे बाकी ज़ोबी को बाहर निकालने के लिए कहा। अपने पिछले अनुभव के चलते दोनों अब धीरे धीरे इसके अनुकूल हो गए हैं और कैंडो क्लब में बचे हुए मृत ज़ोबी से जल्दी और तेजी से निपटना शुरू कर दिया है। अगर आप रहस्य जानना चाहते हैं तो आपको कीमत चुकानी होगी। जियांग यांग ने शब्दों की शक्ति का उपयोग करना जारी रखा। छोड़ो इसे, मुझे तुमसे कुछ और पूछना है। कियू चांग ने पाया कि जियांग यांग को सब कुछ पता था। अब चेतन रूप से उसने उसे पहले ही एक विशेषज्ञ मान लिया था, इसलिए उसने आदरपूर्वक पूछा, जियांग यांग, क्या आप जानते हैं कि मेरी चाकू के साथ क्या हो रहा है? जियांग यांग ने भी इसे छिपाया नहीं। मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको निःशुल्क दूंगा, और इसके बदले में मुझे केवल उस समय सीनियर कर्नल कियू की उत्तम उपस्थिति के रूप में दिया गया पुरस्कार मिलेगा। इस चाकू का इतिहास लगभग 500 वर्ष पुराना है। यह क्यूई परिवार का चाकू है, जिसका उपयोग क्यूई परिवार की सेना ने जापानी समुद्री डाकुओं का प्रतिरोध करने के लिए किया था। आखिरी दिनों में उम्र और कहानियों से भरी कई वस्तुएं सहायक उपकरण और हथियार बन जाएंगी, और यह चाकू भी वैसा ही है। धन्यवाद। कृतज्ञता व्यक्त करते हुए भी कियू चांग बहुत असमंजस में थी। लेकिन क्या अब भी ऐसी शिष्टाचारता है, या यह अब एक प्रचलित प्रथा बन गई है?
वह कभी कभी अपनी अक्ल की कमी के कारण बहुत सारे मजाक करती है, इसलिए वह अक्सर इन 2 सवालों के बारे में सोचती रहती है। सच कहें तो जियांग यांग ने कुछ देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कियू चान ने आगे जो कहा उससे जियांग यांग तुरंत समझ गया। लेकिन तुम दिखने में बुरे नहीं हो, मैंने तुम्हें बस देखा है, क्या मुझे थोड़ा सा इनाम देना पड़ेगा? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, मैं इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है बार। जियांग यांग कहना चाहती थी कि वास्तव में तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ है, लेकिन कुछ सोचने के बाद कियू चान को इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसलिए उसने बेबसी से सिर हिला दिया। यह वाकई बहुत मुश्किल है। यह देखकर कियू चान ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि उसे एहसानमंद होना पसंद नहीं था, और फिर उसने पूछा, तो अब हम आगे कहाँ जाएंगे? क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? ठीक है, कियू चान ने शांत भाव से सिर हिलाया, जब तक मैं तुम्हें औपचारिक रूप से हरा नहीं देता, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए तुम अब एक योग्य प्रतिद्वंद्वी हो, इसके अलावा तुमने अभी अभी मेरे प्रतिद्वंद्वी को मार डाला है। आखिरी वाक्य के बारे में बात करते हुए कियू चान थोड़ी असंतुष्ट थी। जियांग यांग भी खुश था, और अगर कोई दूसरी लड़की होती तो वह अभी पहल करता। डैड को धन्यवाद देने की तो बात ही छोड़िए, वह तब भी आभारी होता। इसे कियू चान से पूछो, लेकिन मामला उल्टा है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी लड़की से छेड़छाड़ करने का असली मकसद सामने वाले की भावनाओं को नियंत्रित करना होता है। सामने वाले की भावनाओं में उतार चढ़ाव लाना जरूरी है, और यह एक ऐसा झंझट है जो कभी खत्म नहीं होता, यही तो नरक की कठिनाई है। नहीं, जियांग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तो मैंने तुम्हारी चुनौती को ठुकरा दिया है, क्या तुम हमेशा के लिए मेरा पीछा करना चाहते हो? कियू चान ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। अगर इस बारे में सोचा जाए तो सैद्धांतिक रूप से ऐसा ही होता है। ऐसा मत करना, उसने रूखेपन से कहा। जियांग यांग हंसते हुए बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी, चिंता मत करो, चलो चलते हैं, तुम्हारे आराम करने के बाद मैं तुम्हें पीट दूंगी, और फिर तुम मेरे पास रहकर मेरे बच्चे को जन्म दे सकती हो। जियांग यांग की भावनाओं से प्रभावित होकर राव कियू चान शर्म से लाल हो गई, और उन्होंने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, आपको बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जब समय आएगा तो यंग मास्टर जियांग भी खड़े होकर बात कर सकेंगे। लिनजियांग विश्वविद्यालय से बाहर निकलते समय जियांग यांग ने निडर होकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। अपने हाथ में मौजूद काले सोने के प्राचीन चाकू को बेपरवाही से लहराते हुए, खरबूजे और सब्जियां काटते हुए उसकी ओर दौड़ते हुए सभी जोबी को मार डाला। हालांकि कियू चान ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी और उसकी सांस फूल रही थी, फिर भी वह जियांग यांग के साथ अपनी तुलना किए जाने के लिए अनिच्छुक प्रतीत हो रही थी। उसके कदम कमल के समान है, और हर बार जब वह एक कदम बढ़ाती है तो वह अपने पास आने वाले एक जोबी को मार गिराती है। जियांग यांग ने इसे आसानी से संभाल लिया। उसने एक बिना रंग वाली गोल धातु की ढाल निकाली, जो लगभग कैप्टन अमेरिका की ढाल जैसी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि ढाल पर कोई रंग नहीं था और उस पर कैप्टन अमेरिका का लोगो भी नहीं था। लेकिन जियांग यांग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ढाल की सामग्री थी। नाम, कंपनशील स्वर्णगोल ढाल। श्रेणी, कवच। स्तर, बी। परिचय, अमेरिकी टीम के समान शैली की ढाल मावल की दुनिया की सबसे मजबूत धातु, कंपन करने वाले सोने से बनी है। क्लास बी। जियांग यांग थोड़ा हैरान था। अपने काले सोने के प्राचीन चाकू को देखते हुए उसके गुण संबंधी जानकारी में एक स्तर भी लिखा था, लेकिन वह स्तर अज्ञात था। फिर उसने कियू चान के तांग दाव को देखा और उस पर प्रदर्शित स्तर बी जोड़ था। सिस्टम, मैंने इन उपकरणों का स्तर पहले क्यों नहीं देखा? जियांग यांग को याद आया कि जब उसने शिकारी की अंतर्दृष्टि का उपयोग करके अपने काले सोने के प्राचीन चाकू और कियू चान के लेटे हुए शरीर को देखा तो उसके पास देखने के लिए कोई स्तर नहीं था। मूल पुस्तक में हथियारों और प्रॉप्स के स्तर होते हैं। सबसे निचला स्तर डी है और सबसे उच्चतम स्तर एस है, लेकिन कुछ हथियार और प्रॉप्स ऊपरी सीमा से अधिक होते हैं, जैसे कि काला सोना प्राचीन चाकू। लुटेरे की अंतर्दृष्टि मेजबान द्वारा इसके उपयोग की संख्या के अनुसार दक्षता बढ़ाती है और अधिक सूक्ष्म स्थानों को देख सकती है। ध्यान से सुनो, मुझे नहीं पता कि मैं आर पार देख पाऊंगा या नहीं। जियांग यांग ने कियू चान की ओर देखा, जिसने पाया कि प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर कैंडो वर्दी की दोनों आस्तीनें लड़ाई के दौरान फट गई थी और उसके शरीर पर कुछ जगहों पर छेद हो गए थे। ऐसा लग रहा है जैसे तुमने सिर्फ अंडरवियर पहना हुआ है। शियाओ हुआ की आकृति वाकई बहुत अच्छी है। जियांग यांग तब तक उससे अपनी निगाहें नहीं हटा सका जब तक कि कियू चान का सुंदर चेहरा थोड़ा लाल नहीं हो गया, और जियांग यांग ने हार नहीं मानी। यह स्वाभाविक है कि कियू चान पहले इस तरह की चीजों को लेकर शर्माती नहीं होगी। ऐसा लगता है कि अब यह हर व्यक्ति में अलग अलग होगा। जियांग यांग एक छोटा सा गीत गुनगुना रहा था और झिंगझिंग द्वारा कियू चान पर विजय प्राप्त करने के बाद की कुछ योजनाओं के बारे में सोच रहा था, लेकिन इसी क्षण पास ही से एक स्पष्ट और चिंतित महिला की आवाज सुनाई दी। बड़े भाई जियांग। ये किंगवेई और शियाओवान थे, जिनका पीछा कई ज़ॉम्बी कर रहे थे। बिना देर किए जियांग यांग ने गोली मारकर जोबी को मार डाला और फिर ये किंगवेई ने बिना ध्यान दिए खुद को जियांग यांग की बाहों में फेंक दिया। वाह भाई जियांग, भाई वो ले पीछे छूट गए। रो मत, बताओ क्या हो रहा है। जियांग यांग ने जल्दी से ये किंगवेई को दिलासा दिया और फिर बगल में हॉर्न फ्रही शियाओवान की ओर देखा। दोनों लड़कियों की हालत देखकर वह सचमुच परेशान हो गया। यह सब मेरी गलती है, मुझे उन लोगों को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। ये किंगवेई ने दुख में डूबकर खुद को दोषी ठहराया और फूट फूट कर रोने लगी, और जियांग यांग भी अचानक चौंक गया। लगभग यह भूल ही गया कि मूल पुस्तक में ये किंगवेई थोड़ी कुंवारी है। घास, आप यह कैसे भूल गए? जियांग यांग को पहले ही अंदाजा हो गया था कि आगे क्या होगा। उसने होटल की ऊपरी मंजिलों का जीर्णोद्धार किया था और निचली मंजिलों पर रहने वाले लोग जरूर उसी तरफ आ गए होंगे जहां उसने जीर्णोद्धार किया था। विभिन्न बहाने बनाकर शरण के लिए प्रार्थना करें। ये किंगवेई ने शायद सहमति दे दी होगी और बाद में उन लोगों ने उसे वापस भेज दिया। लेकिन असलियत कुछ इस तरह थी। ये किंगवेई ने रोते हुए सारी बात बताई। वो लेई के घुसपैठ करने के बाद हमें कवर करो और भाग जाओ, नहीं तो हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे। शियाओवान ने गुस्से में अपनी मुट्ठी घुमाई, जबकि ये किंगवेई ने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो कोई छोटी बच्ची हो जिसने कुछ गलत किया हो। कितने लोग हैं वहां?
जियांग यांग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। मूल पुस्तक में यही घटनाक्रम था। मूल पुस्तक में ये किंग वेई ने कुंवारी कन्या के प्रति प्रेम के कारण कुछ लोगों को ये फैन के छोटे से अड्डे में प्रवेश करने दिया था, लेकिन उन्हीं लोगों ने उन्हें वापस भेज दिया था। लेकिन अभी ये किंग वेई को शिक्षित करने का समय नहीं है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात वू लेई को बचाना है। वे कितने हैं? 40 से अधिक लोगों में से आधे से अधिक पुरुष थे। रोते हुए ये किंग वेई की तुलना में शियाओवान अपेक्षाकृत शांत थी और उसके शब्द और कार्य अभी भी सक्षम और निर्णायक थे। उनके हाथों में बहुत सारे धनुष के तीर हैं, जो सभी हमारे हैं। यहाँ आते समय मुझे एक तीर लग गया। शियाओवान ने अपना हाथ उठाया, उस पर कोई निशान नहीं था, लेकिन थोड़ा सा खून था। जब वह वहां से निकली तो उसे सचमुच एक तीर लगा था, लेकिन ये किंग वेई ने अलौकिक शक्तियों से उसे ठीक कर दिया। ठीक है, चलते हैं। स्थिति को संक्षेप में समझने के बाद जियांग यांग होटल की ओर चल पड़ा। ये किंग वेई और शियाओवान एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। भाई जियांग, ये तो बहुत सारे हैं, क्या हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? मैंने पहले ही तय कर लिया है कि मुझे क्या करना है। जियांग यांग ने अपने हाथ फैलाए और अब 40 से अधिक आम लोग उसके लिए कोई खास खतरा नहीं थे। यहाँ तक कि अगर विरोधी के हाथ में धनुष भी होता तो वह आसानी से उससे बच सकता था, बस बेपरवाह होकर वहां जा रहा था। मूल पुस्तक में जब ये फैन को इस घटना का सामना करना पड़ा, तब तक वह ड्रैगन टोटेम का मालिक बन चुका था और उस अड्डे पर कब्जा करने वाले लोग भी कुछ पेशेवर थे। इसलिए ये फैन ने कार्रवाई करने से पहले कुछ समय योजना बनाने में बिताया। लेकिन जियांग यांग को ऐसा होने की जरूरत नहीं है, वहां तो बस 40 से अधिक साधारण लोग हैं। इसलिए उसका जवाबी उपाय हिंसक रूप से कुचलना है। ये किंग वेई और शियाओवान ने एक दूसरे को देखा और उनके पीछे जाने ही वाली थी कि तभी एक आकर्षक आकृति उनके पास से गुजरी। वह कियू चान था। क्या आपको मुझसे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है? कियू चान ने एक हाथ में चाकू पकड़े हुए शांत भाव से पूछा। ली शुन और झांग याओ ने भी एक कदम आगे बढ़ाया। नहीं, बाद में बस किनारे से देखते रहना। प्रक्रिया थोड़ी खूनी हो सकती है, आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। दुनिया का अंत आ रहा है, दुश्मन से निपटने के दौरान या तो तुम मरोगे या मैं मरूंगा। जियांग यांग ने अपना सिर हिलाया। उसने तो बस दूसरों से चीजें ली थी, और अगर कोई उससे चीजें लेने आया तो वह सब कुछ राख में फेंक देगा। एक आलीशान होटल में गर्मागर्म पॉट की खुशबू चारों ओर फैली हुई है और लोगों का एक समूह एक मेज के चारों ओर इकट्ठा है। हाँ, 3। छोटा राजा शाओ वांग ने 3 गोल किए। लोगों का एक समूह हॉट पॉट खा रहा है और पोकर खेल रहा है। वे बहुत ही आरामदायक जीवन जी रहे हैं। वो लेई खून से लथपथ था और होटल के एक भार वहन करने वाले खंभे से बंधा हुआ था। अभी कौन भाग गया? सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक युवक वो लेई के सामने बैठा था और अपने हाथ में धनुष के तीरों से खेल रहा था। आपकी तरफ से सारी तैयारियां इतनी अच्छी तरह से की गई हैं, क्या आपको पहले से ही पता था कि दुनिया का अंत आने वाला है? उस बड़ी छिपकली को तुम्हारे बॉस ने ही मारा था, है ना? उसका नाम क्या है? युवक ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे, लेकिन वू लेई ने बस अपना सिर हिलाया और फिर युवक को गुस्से से घूरने लगा। जानवरों का एक समूह, दयालुता का बदला। मुझे पता था कि मुझे तुम्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए था। उस युवक ने अपने सोने के फ्रेम वाले चश्मे को ठीक किया और दोनों युवक वू लेई से लड़ने के लिए तैयार होकर आगे बढ़े। और इसी क्षण किसी ने आवाज उठाई, भाई यू, क्या हमारे लिए ऐसा करना अच्छा नहीं होगा? यह एक अधेड़ उम्र की महिला का कथन था, जिसके बाद कई अधेड़ उम्र के लोगों ने भी यही कहा। जी हाँ, भाई यू, जब उन्होंने हमें अंदर आने दिया तो हमने न केवल दूसरे पक्ष पर कब्जा कर लिया, बल्कि उन्हें भगा भी दिया। इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ ठीक है, उस भाई को मत मारो। यहाँ के गुरुजी के वापस आने तक प्रतीक्षा करो और चलो इस गलतफहमी को दूर करते हैं। गलतफहमी? युचांग ने आंखें झपकाते हुए मेज पर रखे गर्मागर्म बर्तन और ताश के पत्तों की ओर इशारा किया। ये सब चीजें जो तुम खाते पीते और खेलते हो, सब उससे छीनी गई हैं। क्या तुम्हें लगता है कि वह मान जाएगा? मैंने बाहर की स्थिति देखी है, मुझे नहीं पता बचाव दल कब आएगा। अगर मामला गंभीर है तो शायद बचाव दल आ ही न पाए। आज से सभी को समान रूप से भोजन वितरित किया जाएगा और हर किसी को हमारे समुदाय में योगदान देना होगा, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। देश हमें जरूर बचाएगा, हमें यहाँ के लोगों के साथ रहना चाहिए। बस करो, युचांग गुस्से से चिल्लाया। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? ज़ॉम्बी सिर्फ यही नहीं बल्कि हर जगह दिखाई दे रहे हैं। संपर्क नहीं तो बचाव नहीं। कुछ देर तक दहाड़ने के बाद युचांग ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और हाथों में बेसबॉल बैट लिए बेपरवाही से वू लेई के पास आया। बोले या न बोले, कहना। एक कठोर आवाज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चिल्लाने वाला व्यक्ति वू लेई नहीं बल्कि जियांग यांग था, जो दरवाजे पर खड़ा था। इस तल को दोबारा सजाया गया है और प्रवेश द्वार को विशेष रूप से मजबूत बनाया गया है, जिससे इसे खोलना मुश्किल हो गया है। सौभाग्यवश जियांग यांग सतर्क रहा और उसने एक गुप्त मार्ग को रूपांतरित कर दिया, जिसे केवल उसके शिष्य ही खोल सकते थे। यह आप है। युचांग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसी समय 1 दर्जन से अधिक युवक अपने हाथों में धनुष बाण के तीर लिए हुए पास आए। भाई जियांग, वे ही बदला ले रहे हैं और हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रहे हैं। वही व्यक्ति इस काम में सबसे आगे था। यहाँ आते समय ये किंग वेई ने जियांग यांग को यहाँ की विशिष्ट स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया। युचांग को इस हालत में देखकर वह भी मन ही मन क्रोधित हो उठी। उसने दूसरों की मदद करने में उदारता दिखाई, लेकिन उसे ही इसका परिणाम भुगतना पड़ा। यहाँ आक्रमण करने वाले 40 से अधिक लोगों में से आधे लिंजियांग विश्वविद्यालय के थे और बाकी आधे आसपास के निवासी थे। यह स्पष्ट था कि युचांग ही उनका नेता था। जियांग यांग ने सिर हिलाया और युचांग और अन्य लोगों के पीछे खड़े वू लेई की ओर देखा। दूसरे पक्ष की दयनीय स्थिति देखकर जियांग यांग की आंखों में हत्या का भाव कौंध गया। और ठीक उसी समय सामने की ओर खड़े 40 से अधिक लोगों में से एक आंटी बाहर आई। मेरा नाम लियू पिंग है, मेरे पति प्रांतीय परिसर में काम करते हैं और मेरा उपनाम आन है। गुंगराले बालों वाली एक आंटी जियांग यांग के पास आई, संक्षेप में अपने बारे में बताया और फिर अपने समूह के लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा, युवक, तुम्हारे पास यहाँ इतनी बड़ी जगह है, इस पर एकाधिकार करना ठीक नहीं है। आखिरकार अभी की स्थिति विशेष है और सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमें एकजुट होकर इस मुश्किल से मिलकर निपटना चाहिए।
लियू पिंग के बोलने से पहले ही जियांग यांग ने बीच में टोकते हुए कहा, वहां जो कुछ हुआ है उसके बारे में बात मत करो, मुझे तुमसे पूछना है, मेरे भाई को किसने हटाया। उसने लोगों के इस समूह से कोई निरर्थक बात नहीं की, उसने सीधे अपनी चाकू निकाली और ठंडी निगाहों से चारों ओर देखा। लियू पिंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और डांटते हुए कहा, अरे नौजवान, तुम इतने अनपढ़ क्यों हो? मामले की तह तक जाने की कोशिश मत करो, मुझे लगता है तुम लकवाग्रस्त हो गए हो। जियांग यांग ने सीधे चिल्लाते हुए कहा, अनावश्यक लोग तुरंत निकल जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है, और जो भी मेरे भाई को नुकसान पहुंचाएगा उसे मैं छोड़ दूंगा। जियांग यांग के कार्यों से वू लेई बहुत प्रभावित हुआ, खासकर भाई के बारे में कहे गए कुछ शब्दों से, जिससे उसे थोड़ी शर्म भी महसूस हुई। वह स्पष्ट रूप से एक बदमाश था, लेकिन वह परोपकारी व्यक्ति की सहायता लेने के लिए विवश हो गया था। इस समय जमीन में एक दरार पड़ गई थी और वह चाहता था कि वह उसमें घुस जाए। दूसरी ओर जियांग यांग को मन ही मन बहुत राहत महसूस हुई, क्योंकि वू लेई की वफादारी एक बार फिर बढ़ गई थी। इसके अलावा वू लेई उसका भावी साथी है। इस समय इन लोगों ने उसे इस तरह पीटा था, वह अपना गुस्सा निकालने के लिए कुछ लोगों को मारना नहीं चाहता था, न ही वह माफी मांगना चाहता था, बल्कि उसे ये फैन के लिए और भी ज्यादा दुख हो रहा था जिसने एक महिला को भाई की मदद करने के लिए भेजा था। बाहर चले, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ, छोटे बदमाश? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है ना? क्या तुम्हें मुझे साफ साफ बताना पड़ेगा? लियू पिंग की आवाज और तीखी हो गई और वह जोर से गाली देने ही वाली थी, लेकिन इस समय युचांग, जो अब तक चुप थी, अचानक बोली, बहन लियू, कृपया बात मत करो। उसने जियांग यांग की ओर देखा और कहा, भाई, हमने यह गलत किया, लेकिन तुम बाहर उन सबको ज़ॉम्बी द्वारा मौत के घाट उतारते हुए नहीं देख सकते, है ना? इसके अलावा आपके पास यहाँ इतनी सारी सामग्री क्यों है? क्या आपको इस प्रलय के बारे में कुछ पता है? या फिर आप ही ज़ॉम्बी और राक्षसों को बनाने के मास्टरमाइंड हैं? क्या ये लोग दवा कंपनी से हैं? युचांग जियांग यांग के पास आया, उसकी आवाज धीमी नहीं थी, यहाँ मौजूद सभी लोग उसे सुन सकते थे। आपके पास यहाँ न केवल बहुत सारी आपूर्ति है, बल्कि विभिन्न प्रकार के हथियार और उपकरण भी हैं, और यहाँ तक कि आसपास की दीवारों का भी पुनर्निर्माण किया गया है। तुम्हें दुनिया के अंत की खबर पहले से ही पता होगी, शायद यहाँ कोई बड़ी साजिश है। तुम एक दवा कंपनी से हो और हम आम लोग तुम्हारे गिनी पिग हैं। युचांग ने जियांग यांग को टकटकी लगाकर देखा और बाकी लोग भी उसकी तरफ देखने लगे, मानो वे जियांग यांग के चेहरे से कोई जवाब पाना चाहते हो। यह एक अनोखा किरदार है। संक्षेप में कहें तो उन्होंने खुद पर ही उंगली उठाई। जियांग यांग ने अपने आसपास के लोगों की निगाहें महसूस की, जिनमें से कई शत्रुतापूर्ण थी, और इस शत्रुता का सबसे मजबूत स्रोत उसके सामने खड़ा युचांग था। इस व्यक्ति को नहीं रखा जा सकता। जियांग यांग के पीछे ये किंगवेई और जियाओवान गुस्से में दिखे। तेरी माँ की गांड मारो। जियांग यांग के रहस्यवाद की व्याख्या के बारे में वे इन लोगों से बात करने की योजना नहीं बना रहे हैं। वे इस मामले को पहले ही देख चुके हैं, तो फिर उन्हें दोष देने का कोई कारण क्यों नहीं है? ये लोग बस इस जगह पर कब्जा करना चाहते हैं। युचांग ने अपने आसपास के लोगों को देखा और उसने जियांग यांग पर उंगली उठाई, और अगली बार चीजें बहुत आसान होंगी। उन सभी ने देखा था जब जियांग यांग ने पहले उस छिपकली को मारा था। उस तरह के राक्षस को मार पाना आम लोगों की क्षमता से परे है। इस व्यक्ति में जरूर कोई रहस्य छिपा है, अगर वह उसे उजागर कर सके तो शायद वह दूसरे व्यक्ति जितना ही शक्तिशाली बन सके। युचांग की आंखों में एक चमक कौंधी। दुनिया के अंत का आगमन और व्यवस्था का पतन शायद उसके लिए कोई अवसर न हो। जब तक वह इन लोगों को अच्छी तरह से नियंत्रित कर सकता है, तब तक वह एक छोटा समूह बना सकता है और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार कर सकता है। युचांग के दिल में एक भव्य योजना बन रही है और वह उत्तेजित भी हो गया, लेकिन उसी क्षण एक लंबी छुरी ने उसकी छाती को भेद दिया। तुम किस बात पर हंस रहे हो? इस समय दिवास्वप्न देख रहे हो क्या? जियांग यांग युचांग के पास पहुंचा, उसने प्राचीन काले सोने का चाकू निकाला और एक हाथ से युचांग को ऊपर उठाया, जो स्तब्ध और भयभीत दिख रहा था। तुम बहुत चालाक हो, तुमने शुरू में इन लोगों को अपने नियंत्रण में ले लिया था, और तुम जानते हो कि सारा दोष मुझ पर कैसे मरना है। अफसोस की बात है, मैं तुमसे बहस नहीं करने वाला। जियांग यांग ने युचांग के बकवास करने का इंतजार नहीं किया और सीधे युचांग को मुर्गी की तरह दबाकर मार डाला। दूसरी पार्टी पहले से ही एक छोटे समूह के मुखिया की छवि पेश कर रही है। अगर स्थिति सामान्य बनी रही तो अगली कुछ दिनों में दूसरी पार्टी धीरे धीरे उन 40 लोगों के बीच अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर लेगी। इस प्रकार एक छोटा समूह गठित हुआ और फिर धीरे धीरे उसने अपना प्रभाव बढ़ाया। यह अफसोस की बात है कि दूसरी पार्टी उससे मिली। जियांग यांग ने युचांग के शरीर को लापरवाही से फेंक दिया और फिर भीड़ में धनुष लिए खड़े युवकों की ओर देखा। ये सभी लोग लिंजियांग विश्वविद्यालय से हैं और आमतौर पर इनका नेतृत्व युचांग करता है। अब जब दूसरे पक्ष को जियांग यांग ने सीधे गला घोंटकर मार डाला तो वे कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गए। सर्वनाश की स्थिति में लोगों को मारना एक बहुत ही आम बात है, लेकिन यह अभी शुरू हुआ है और ये लोग अभी तक इसके आदी नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि जियांग यांग के पीछे खड़ी एक किंगवेई के चेहरे पर भी अविश्वास का भाव था और वह घबरा भी गई थी। शियाओवान ने माथे पर शिकन डालते हुए सोचा कि अगर अधिकारियों द्वारा उसकी जांच की गई तो वह क्या करेगी, लेकिन युवा मालिक के अनुमान के अनुसार दिन के अंत तक कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। कियू चांद का चेहरा शांत था और उसकी आंखों में प्रशंसा की झलक भी थी। उसे लगा था कि वह इतनी निर्णायक नहीं हो पाएगी, लेकिन कियू चांद जानती थी कि अंत के बाद अनिवार्य रूप से नए नैतिक मानदंड स्थापित होंगे और ऐसा करना सही था। ली शुन और झांग याओ को स्वाभाविक रूप से कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले जियांग यांग को लोगों को मारते हुए देखा था। जियांग यांग से अभी बात कर रही लियू पिंग ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी और फिर चिल्लाते हुए फोन निकाल लिया। अरे, तुमने किसी को मार डाला, तुमने सचमुच किसी की हत्या कर दी। पुलिस को बुलाओ, जल्दी करो और पुलिस को बुलाओ। लियू पिंग की चीख के बाद बाकी लोग भी घबरा गए और धनुषधारी युवकों को एहसास हुआ कि वे जियांग यांग पर गोली चलाने ही वाले थे। लेकिन जियांग यांग उनसे एक कदम आगे रहना चाहता था। उसकी आकृति भूत जैसी थी और उसने पलक झपकते ही इन लोगों को मार डाला।